Hello student of class 8, this is fifth part of your second chapter in geography. The name of chapter is resources, land, soil and water. Today we will try to know water resources, water cycle, distribution of water, conservation of water and book work. Okay, so let's get started. Water resources, जल संसाधन. Water is one of the most important factors that influences the life of organism. Water is required by humans, plants and animals for their survival. Humans need water for their daily needs like cooking, drinking, etc. बताया जाता है कि वाटर जल एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि सभी जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करता है। जल की आवश्यकता मानवों को, पौधों को तथा जानवरों को जीने के लिए होती है। मानव को जल की आवश्यकता उनके दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए जैसे कुकिंग, खाना बनाने तथा पीने के लिए होता है। वी कैन नॉट ग्रो फूड विदाउट वाटर, वी ऑल्सो नीड इट फॉर इंडस्ट्रीज। हम लोग बिना जल के ग्रो नहीं कर सकते हैं तथा जल की आवश्यकता उद्योगों को भी होती है। फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर स्टेशंस आर डिपेंडेंट ऑन वाटर विच इज़ अ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Without adequate availability of water, food chain will be disturbed and our ecosystem will be adversely affected. Plants need water for their growth and we need plants as they provide us with food, timber, medicines, herbs, etc. In fact, earlier civilization also had developed on the banks of river for these regions. बताया जाता है कि हम लोग बिना जल के ग्रो नहीं कर सकते हैं तथा हमारे उद्योगों की आवश्यकता के लिए भी जल की ज़रूरत होती है तथा विद्युत की यानी बिजली की जो उत्पत्ति है, जो उसको जनरेट किया जाता है, वो भी जल से ही उसको उत्पन्न किया जाता है, जो कि एक प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. ओके, रिन्यूएबल का मतलब बोल सकते हैं रिन्यूएबल जो जल्दी रिन्यू हो सकता है, ईज़िली पुराने के जगह पे नए रिप्लेस हो जाते हैं. तो बताया जाता है कि बिना पर्याप्त मात्रा में जल के उपलब्धता के चलते, यानी कि अगर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये जो आहार श्रृंखला है ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा तथा ये पूरा इकोसिस्टम जो मानवों का बना हुआ है ये भी बुरी तरह से प्रभावित होगा. पौधों को भी अपने ग्रोथ के लिए जल की ज़रूरत होती है तथा हमें पौधों की ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोग पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं, दवा प्राप्त करते हैं और छोटे छोटे पौधे वगैरह जो होते हैं वो भी जल पे ही डिपेंड होते हैं. वास्तव में देखें तो सबसे प्राचीनतम जो सभ्यताएं थी वो भी नदियों के किनारे पर ही बसी हुई थी क्योंकि उनके पीछे भी यही सब कारण है. प्लांट्स के लिए, रहने खाने के लिए, टोटली जो चीज़ हैं वो सब किस पे डिपेंड है, जल पे. राइट. वाटर साइकिल. In spite of massive use of water by all of us and plants, the mass of the water on earth remains fairly constant over time. It is due to water cycle. Water cycle is the continuous movement of water on, above and below the surface of the earth. Let's study how it happens. और बताया जाता है कि जल की बहुत बड़े मात्रा में उपयोग करने के बावजूद भी हमारे तथा पौधों के द्वारा बहुत बड़े मात्रा में जल के उपयोग कर लेने के बावजूद भी पृथ्वी पर जल जो है वो बहुत समय तक, लंबे समय तक वो स्थिर ही रहता है. इसके पीछे कारण ये है कि ये प्रक्रिया एक वाटर साइकिल चलती है, उसके चलते ये जल का बैलेंस बना हुआ रहता है. वाटर साइकिल एक लगातार चलने वाली जल की गति है जिससे कि पृथ्वी के सतह पर तथा पृथ्वी के सतह के नीचे जल उपलब्ध रहता है. इतने उपयोग हो जाने के बाद भी मतलब कि फिर कम होते हैं, फिर उनके जगह पे नए आ जाते हैं, रिन्यू होते रहते हैं. बताया भी गया है कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. आइए जानते हैं, सीखते हैं कि ये कैसे होता है. कौन? ये वाटर साइकिल.
Every day the heat of the sun causes water on the earth's surface to change into a gas. प्रत्येक दिन सन का जो हीट है उसके चलते पृथ्वी के सतह पर का जो जल है वो अपना रूप चेंज करके गैसियस फॉर्म में कर लेता है, जिसके कि हम लोग इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट गेट्स इनटू द एयर एज एन इनविजिबल गैस, वाटर वेपर। बताया जाता है कि जब जल जो इवेपोरेट हो करके उड़ जाता है, हवा में मिल जाता है, तो मिलने के बाद एक अदृश्य गैस का निर्माण कर लेता है, जिसे कि वाटर वेपर भी बोला जाता है। एयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और एयर में मात्र कुछ निश्चित ही जलवाष्प की मात्रा मौजूद होती है। अधिकांशतः जो वाटर वेपर होते हैं वो लिक्विड रूप में अपना रूप चेंज कर लेते हैं, जिसे कि हम लोग कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। फिर आगे इसके बाद जो प्रक्रिया होती हैं वो प्रक्रिया इन्हीं से बादल की निर्माण होता है। बादल क्या होता है, तो दे आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स सो लाइट दैट कैन फ्लोट इन द एयर। मतलब कि बिलियंस की संख्या में जल के छोटे छोटे कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो हवा में तैरने लगते हैं। हैवी होगा तो नीचे चला आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। बिलियंस की संख्या में तो होते ही हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, हवा में बहने लगते हैं, तैरने लगते हैं। सूनर और लेटर, और कुछ समय बाद दिस वाटर फॉल्स टू द अर्थ। कुछ समय बाद ये वाटर, ये जो क्लाउड हैं, ये क्या होते हैं कि बारिश के रूप में पृथ्वी पर फिर आ जाते हैं। बारिश के रूप में ही एज रेन, स्लीट, हेल और स्नो, वर्षा, हिम वर्षा, ओला या बर्फ के रूप में फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को, मतलब रेन, स्लीट और हेल और स्नो जब नीचे आती हैं पृथ्वी पर, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। द वाटर दैट फॉल्स इज फ्रेश वाटर, द साइकिल देन बिगिंस अगेन। द वाटर दैट फॉल्स इज़ फ्रेश वाटर, मतलब ये जो वाटर है यह ताज़ा फ्रेश वाटर के रूप में नीचे आता है, और ये जो साइकिल है ये लगातार चलता रहता है, बिगिंस अगेन एंड अगेन। राइट, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ से इवेपोरेट होकर के गया, फिर कंडेंस होकर के, फिर क्लाउड का रूप पकड़ करके, फिर प्रेसिपिटेशन का रूप धर के फिर नीचे आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। Water resources are unevenly distributed on the earth. As you already know, the amount of surface water at a place depends upon the gains from precipitation and losses through evaporation, transpiration, etc. At such places where losses exceed gains, there is a shortage of water. At places where gains exceed losses, water is surplus. Water resources जो है वह पूरे पृथ्वी पर एक समान वितरण नहीं है, मतलब जल का जो वितरण है वो सब जगह समान नहीं है, कहीं अधिक है तो कहीं कम है। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर का जो जल होता है या पृथ्वी के नीचे जो जल होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी मात्रा में प्रेसिपिटेशन को प्राप्त करता है, या इवेपोरेशन के द्वारा कितनी मात्रा में जल को वो लॉस करता है। जल तो वहाँ से ऊपर जाता है तो लॉस हुआ, और प्रेसिपिटेशन के रूप में जल नीचे आता है तो वो उसके लिए गेन हुआ। तो बताया जाता है कि एट सच प्लेसेस वेयर लॉसेज एक्सीड गेंस, बताया जाता है कि अगर कुछ स्थानों पर जहाँ पर लॉसेज गेंस की अपेक्षा ज़्यादा हो रही है, यानी प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है और इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर पानी का कमी होगा। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। एट प्लेसेस वेयर गेंस एक्सीड लॉसेज, वाटर इज सरप्लस। और जिस स्थान पर गेंस ज़्यादा हो रहा है लॉसेज की अपेक्षा, यानी कि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है इवेपोरेशन की अपेक्षा, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में होगा, सरप्लस होगा। जनरली annual precipitation is highest near the equator. The evaporation is also high in this region. However, evaporation is the highest in the subtropical region, lying between the 20° and 35° latitudes. In both the hemisphere, many deserts in the world like the Thar, the Sahara, the Arabian Desert in the northern hemisphere, and the Atacama, the Kalahari, and the Western Australian Desert in the southern hemisphere are located in the zones where evaporation is high and precipitation is low.
The regions between the 45 degree and 60 degree latitudes usually have surplus water. The evaporation and precipitation are the lowest in the highest latitude. सामान्यतः जो वार्षिक प्रेसिपिटेशन है वो इक्वेटर के नज़दीक में सबसे ज़्यादा होता है। एवेपोरेशन भी इस रीजन में ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में एवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों ज़्यादा होते हैं। हालांकि एवेपोरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन यानी लैटिट्यूड जो 20 डिग्री और 30 डिग्री पर पड़ते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर से 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक, और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री से 35 डिग्री तक नीचे के बीच के जो प्लेसेस है उसको सब ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है और कहा जाता है कि सब ट्रॉपिकल रीजन है और यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब बताया जाता है कि बहुत सारे दुनिया के जो डिज़र्ट हैं जैसे कि थार, सहारा, अरेबियन, ये सब नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित हैं, जबकि अटकामा, कालाहारी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट ये जो हैं ये साउथर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। यहाँ पर आर द लोकेटेड इन द जोन्स, जहाँ पर कि ये दोनों प्लेस जहाँ स्थित हैं साउथर्न हेमिस्फीयर की ये भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है जबकि प्रेसिपिटेशन इज़ लो, कम होता है। ऐसे रीजन जो 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच स्थित है, लैटिट्यूड 45 और 60 डिग्री के बीच में है, यहाँ पर सरप्लस वाटर होता है। सरप्लस वाटर मीन्स बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है, इवेपोरेशन कम होता है। इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर द लोवेस्ट इन द हाईएस्ट लैटिट्यूड। बताया जाता है कि जैसे जैसे आप हाईएस्ट लैटिट्यूड में जाएंगे यानी फ्रिजिड जोन्स की तरफ पर, तो वहाँ कह रहा है कि इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों बहुत कम होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन का संरक्षण। द टर्म कंजर्वेशन refers to the efficient utilization besides protection, resources improvement and preservation. Water conservation focuses on several issues like improvement of vegetation, cover to improve underground water resources, rainwater harvesting, both for shortage and saving wasteful surface runoff. Following steps can be taken to conserve the water resources. बताया जाता है कि कंजर्वेशन जो शब्द है इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पर बताया जाता है कि कंजर्वेशन शब्द इस बात को सूचित करता है कि उपयुक्त तरीक़ा से किसी संसाधन को उसको सुधार करें, उसको बचा करके रखें, उसको सुरक्षा दें और साथ ही साथ इसके अलावे ये तो काम करें ही और इसके अलावे ये भी करें कि उसको उपयुक्त मात्रा में उसको इफ़िशिएंट रूप से उसका उपयोग करें। वाटर कंजर्वेशन जो है वो कुछ मुद्दों पर आधारित है, जैसे कि वेजिटेशन उस एरिया में लगाना ताकि अंडरग्राउंड वाटर को वो कवर कर सके, राइट, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, बारिश की पानी आ रही है, बारिश की पानी को बचा करके रखना, खास करके फसल में उनका यूज़ करना। तो ये क्या काम करेगा, ये दोनों तरह से हेल्प करेगा, बोथ शॉर्टेज एंड सेविंग वेस्टफुल सरफेस। क्या काम करेगा, जो सरफेस रन ऑफ, जो सरफेस के ऊपर जो मतलब पानी है उसको भी बचाएगा तथा एक स्टोर भी करेगा। इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स अपना सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हम लोग कुछ कदम भी उठा सकते हैं, जैसे कि ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू स्लो डाउन द सरफेस रन अप। इन दिस वे द अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कैन बी इम्प्रूव। बताया जाता है कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को वहाँ पर ग्रो करने चाहिए, लगाने चाहिए, ताकि सरफेस सतह पर जो पानी है वो तेज़ी से न जाए, वो स्लो डाउन हो, टू स्लो डाउन द सरफेस रन अप।
इन दिस वे, इस तरह से द अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कैन बी इम्प्रूव, इस तरह से जो धरती के सतह के नीचे का जल है वो भी, उसका भी जो स्टोरेज रहेगा वो भी इम्प्रूव रहेगा, मतलब सुधरा हुआ रहेगा, ठीक रहेगा। इम्पाउंड वाटर रिसोर्सेज बाय मेकिंग चेक डैम्स, अब क्या करें कि जो जल संसाधन है उसको डैम बना करके उसको एक तरह से घेर दें ताकि उसमें से मतलब पानी बर्बाद ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कैन आल्सो बी यूज टू सेव सरफेस रन ऑफ, अब एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक है, इसका भी उपयोग करके हम लोग जल का बचाव कर सकते हैं। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड इन इरिगेशन प्रोसेस, कैनल लीनिंग शुड बी यूज टू कंट्रोल वाटर सीपेज, कहता है कि पर्याप्त जल की मात्रा को हमें क्या काम करने चाहिए कि इरिगेशन की प्रक्रिया में काम में लाना चाहिए। इसके लिए हमें कैनल लीनिंग की तकनीक को उपयोग करना चाहिए तथा जल का जो स्राव होता है उस पर भी नियंत्रित करना चाहिए कि वो स्राव ना हो, जल बर्बाद ना हो। नेक्स्ट, इन एरिड रीजन्स स्प्रिंकलर्स, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन मेथड्स शुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बताया जाता है कि जो एरिड रीजन है, जो सूखे प्रदेश हैं, वहाँ पर मतलब इस मतलब कि खेतों को सिंचाई करें तो उसमें मतलब कि ड्रिप मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पाइप लगा करके उसमें छिद्र कर दिए जाते हैं और पानी बूंद के रूप में जाते हैं या टपकते हुए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देते हैं वहाँ पर। इरिगेशन मेथड शुड भी, इसको हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका? तो स्प्रिंकलर्स का, फव्वारों के द्वारा या पानी के बूंद के द्वारा, राइट। नेक्स्ट, रिसाइकल्ड वाटर शुड बी यूज्ड एज अ कूलेंट इन द इंडस्ट्रीज, उद्योगों में जो वेस्टेज पानी है उसको रिसाइकल करके उसका उपयोग किया जा सकता है। कम से कम तो उसका उपयोग शीतल मशीन वगैरह जो हैं उसको शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए तो उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट होम्स वी शुड आल्सो चेक द वेस्ट वाटर ऑफ किचन एंड वाशिंग कैन बी यूज्ड फॉर गार्डन्स एंड टॉयलेट्स, बताया जाता है कि हमें घर पर भी ये चेक करना चाहिए किचन में के तथा वॉशिंग में के जो पानी, गंदे पानी बचे हुए हैं तो उनका उपयोग हम लोग बगीचे में या टॉयलेट में कर सकते हैं। इस तरह से एवरी मेंबर इन द हाउस नीड्स टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, इन दिस वे वाटर रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली, बताया जाता है कि इस तरह से हर एक सदस्य घर के लोगों को ये करने की आवश्यकता होती है कि वो जल को मतलब कि न्यायपूर्ण तरीके से खर्च करें और इस तरह से जल संसाधन को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं तथा उसको प्रभावी रूप से व्यवस्थित भी कर सकते हैं, राइट। अब बारी है हम लोग के बुक वर्क की, राइट। सॉइल प्रोफाइल 1 देखिए, सॉइल प्रोफाइल इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ओरिजिन। बी में हो जाएगा आपका सब सॉइल, सी में हो जाएगा माउंटेन्स, डी में हो जाएगा आपका प्लेट्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, द प्लेन्स हैव अ डेंस पॉपुलेशन। बी में हो जाएगा सॉइल एक्सहॉस्टन और सी में हो जाएगा इक्वेटर और डी में हो जाएगा रिगोलिथ। ट्रू फॉल्स, 3A में ट्रू, 3B में फॉल्स, 3C में ट्रू, 3D भी ट्रू। राइट एनी 2 वेज टू कंजर्व वाटर, बोल सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एफॉरेस्टेशन। विच 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, तो बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, बोल सकते हैं रिलीफ एंड क्लाइमेट। नेम 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट लैंड यूज पैटर्न, तो बोल सकते हैं क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी।